ये बात है 1960 के दशक की। भारत तब आजाद तो हो चुका था, लेकिन देश में हालात बहुत मुश्किल थे। चारों तरफ गरीबी थी, लोग भूखे सोते थे और देश के पास बहुत ही कम संसाधन थे। ऐसे समय में जब लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक वैज्ञानिक थे, विक्रम साराभाई। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिसे उस दौर में पागलपन समझा गया। उनका सपना था भारत का अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, भारत खुद अपने रॉकेट और उपग्रह बनाए। जब लोगों ने यह सुना तो उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, हमारे पास तो खाना नहीं है और ये रॉकेट की बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साराभाई का जवाब सीधा और समझदारी भरा था। अगर हमें गरीबी से लड़ना है तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा। वो मानते थे कि अंतरिक्ष में किया गया काम जमीन पर आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब विक्रम साराभाई ने भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया तो उनके पास कोई बड़ी लैब, महंगे उपकरण या आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनका हौसला बहुत बड़ा था। 1962 में उन्होंने एक छोटी सी संस्था बनाई जिसका नाम था INSUSPAR, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। अब सवाल था, काम कहां से शुरू हो? कोई बड़ी बिल्डिंग या लैब तो थी नहीं, तो उन्होंने केरल के थुम्बा नाम के एक छोटे से गांव में एक पुराना चर्च देखा, सेंट मेरी मैगलिन चर्च। वही चर्च जिसे लोग प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते थे, उसे उन्होंने प्रयोगशाला बना दिया। जहां घंटियां बजती थीं, वहां अब विज्ञान की आवाज गूंजने लगी। रॉकेट के पुर्जे इतने नाजुक और कीमती थे, लेकिन उन्हें ले जाने के लिए कोई ट्रक या भारी गाड़ी नहीं थी। कभी साइकिल पर तो कभी बैलगाड़ी पर रॉकेट के हिस्से ढोए जाते थे। ना मशीनें थीं, ना बड़े बड़े कंप्यूटर, लेकिन हर किसी की आंखों में एक ही चमक थी, हम कर सकते हैं। दुनिया इस कोशिश पर हंस रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये लोग बस खेल कर रहे हैं, लेकिन उसी खेल में भारत अपने भविष्य की नींव रख रहा था। जो काम बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां अरबों डॉलर में कर रही थीं, भारत ने उसे जुनून और मेहनत से करना शुरू कर दिया था। साल 1969, पूरा देश अपनी आजादी की 22वीं सालगिरह मना रहा था। इसी दिन एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। यह कोई आम संस्था नहीं थी, ये एक ऐसा सपना था जो अब असली रूप लेने जा रहा था। इसरो की शुरुआत सिर्फ एक वैज्ञानिक संगठन के तौर पर नहीं हुई थी, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। इस संगठन के पीछे एक व्यक्ति का सपना, उसका विश्वास और उसकी मेहनत थी, और वो थे विक्रम साराभाई। उन्होंने ISRO को ऐसा आकार दिया जिसमें विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के हर कोने में बदलाव लाने का जरिया बना। उनका मानना था कि अंतरिक्ष कार्यक्रम का मकसद सिर्फ चांद सितारों तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है भारत के आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। उन्होंने ISRO को एक ऐसा मंच बनाया जहां आने वाली पीढ़ियां अपने सपनों को उड़ान दे सके। वो चाहते थे कि भारत खुद पर विश्वास करे, अपने रॉकेट बनाए, अपने सैटेलाइट भेजे और अंतरिक्ष की दुनिया में भी एक बड़ा नाम बने। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें भारत ने दुनिया को दिखाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। कई सालों की मेहनत, संघर्ष और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया, 19 अप्रैल 1975। इस दिन भारत ने अपना पहला उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम था आर्यभट्ट, भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के नाम पर। यह उपग्रह भारत की धरती से नहीं, बल्कि सोवियत संघ, अब रूस से छोड़ा गया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह केवल एक लॉन्च नहीं था, यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा का पहला बड़ा कदम था। यह साबित करता था कि भारत अब सिर्फ सपने देखने वाला देश नहीं है, बल्कि उन्हें साकार करने वाला भी बन गया है। आर्यभट्ट का वजन करीब 360 किलोग्राम था और इसका मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष से जुड़े वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना और अनुभव हासिल करना। यह मिशन ISRO के लिए सीखने की एक बड़ी प्रयोगशाला बन गया। पहली बार भारत ने अपनी मेहनत से एक सैटेलाइट डिजाइन किया था और वह सफलता के साथ अंतरिक्ष में पहुंच गया। लोगों की आंखों में चमक थी, दिलों में गर्व था। यह सिर्फ वैज्ञानिकों की जीत नहीं थी, यह पूरे देश की उम्मीदों की जीत थी। जिस देश को कभी यह कहा गया था कि तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं, रॉकेट कैसे बनाओगे, उसी देश ने अब सितारों की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। आर्यभट्ट ने भारत को अंतरिक्ष मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई, और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। साल था 1980। कई सालों की तैयारी, असफलताएं और प्रयोगों के बाद भारत ने वो कर दिखाया जिसका सपना विक्रम साराभाई ने देखा था। भारत ने अपना पहला देसी रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम था SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। इस ऐतिहासिक रॉकेट ने रोहिणी नाम का उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचाया, और इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया जो खुद का रॉकेट बनाकर उपग्रह लॉन्च कर सकते थे। लेकिन इस सफलता की कहानी के पीछे एक नाम और था, APJ अब्दुल कलाम।
डॉक्टर कलाम उस टीम के प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस रॉकेट को बनाने में दिन रात एक कर दिया था। क्या आप जानते हैं, यही कलाम कभी बचपन में अखबार बांटा करते थे। एक साधारण से परिवार से थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। और आज वही इंसान भारत को अंतरिक्ष में ले जाने वाली टीम का नेतृत्व कर रहा था। SLV-3 की सफलता सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान थी। यह दुनिया को यह बताने का तरीका था कि अब भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। हम खुद अपने रास्ते बनाएंगे और खुद ही सितारों तक पहुंचेंगे। इस रॉकेट के साथ भारत का आत्मविश्वास और ऊंचा हुआ और कलाम बन गए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है, अगर हौसला हो तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। SLV-3 की सफलता के बाद ISRO ने ठान लिया था कि अब हमें और भी ताकतवर रॉकेट्स बनाने हैं। फिर आया PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये ऐसा रॉकेट था जो एक साथ कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में अलग अलग कक्षा ऑर्बिट में पहुंचा सकता था। PSLV की सबसे खास बात थी कम लागत और जबरदस्त सटीकता। दुनिया के बड़े बड़े देश जहां करोड़ों डॉलर खर्च करते थे, वहीं भारत अपने सीमित संसाधनों में ही चमत्कार कर रहा था। ISRO ने धीरे धीरे भरोसा कमाया, पहले देश का, फिर दुनिया का। अब दूसरे देश भी अपने उपग्रह लॉन्च करवाने के लिए भारत आने लगे, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी पर उन्हें भरोसा था और खर्च भी बहुत कम था। इसके बाद ISRO ने एक और दमदार रॉकेट बनाया, GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह PSLV से भी ज्यादा ताकतवर था और भारी उपग्रहों को ज्यादा ऊंचाई पर ले जा सकता था। सोचिए, जो कभी चर्च को प्रयोगशाला बनाकर शुरुआत कर रहे थे, अब वो दुनिया के लिए स्पेस सर्विस प्रोवाइडर बन गए थे। भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए रॉकेट बना रहा था, उपग्रह छोड़ रहा था। ISRO की यही बात सबसे खास है, कम संसाधन में ज्यादा कमाल। हर मिशन के साथ भारत की पहचान और मजबूत होती गई और ISRO बन गया गर्व का प्रतीक। ISRO ने जब PSLV और GSLV जैसे रॉकेट्स में महारत हासिल कर ली, तब उसने अपना लक्ष्य और ऊंचा किया। अब बारी थी चांद और मंगल को छूने की। साल 2008 में भारत ने चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया। यह भारत का पहला मून मिशन था। इसने न सिर्फ चांद की सतह की जांच की, बल्कि चांद पर पानी होने के प्रमाण भी खोज निकाले। यह एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि इससे पहले किसी भी देश को इसकी जानकारी नहीं मिली थी। दुनिया हैरान रह गई कि भारत जैसे विकासशील देश ने यह कारनामा कर दिखाया। इसके बाद ISRO ने एक और साहसी कदम उठाया, मंगल ग्रह की ओर। 2013 में भारत ने मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM लॉन्च किया। यह मिशन कई मायनों में ऐतिहासिक था। भारत ने पहली ही कोशिश में अपने यान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोप जैसे देश ही ऐसा कर पाए थे, वो भी कई नाकामियों के बाद। और सबसे बड़ी बात, यह मिशन दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन था। जहां दूसरे देश अरबों डॉलर खर्च कर रहे थे, वहीं भारत ने इसे सिर्फ लगभग 450 करोड़ रुपए में कर दिखाया। दुनिया की आंखें खुली रह गईं। हर जगह एक ही सवाल था, भारत ने यह कैसे कर दिखाया? ISRO ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो बजट नहीं, जुनून काम आता है। ISRO ने चांद पर अपने कदम और मजबूत करने के लिए 2019 में चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में भारत का सपना था चांद की सतह पर अपने लैंडर विक्रम को सफलतापूर्वक उतारना। शुरुआत शानदार रही। ऑर्बिटर, जो चांद की परिक्रमा करता है, अपनी कक्षा में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही लैंडर विक्रम चांद की सतह के करीब पहुंचा, दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं। और तभी आखिरी कुछ किलोमीटर पहले ही लैंडर से संपर्क टूट गया। विक्रम लैंडर क्रैश हो गया। लोगों को लगा ISRO हार गया। कईयों ने मजाक उड़ाया तो कई निराश हो गए। लेकिन ISRO ने हार नहीं मानी। यह विज्ञान है, जहां असफलता भी एक कदम आगे बढ़ने का जरिया होती है। ISRO ने हर गलती से सीखा, हर तकनीकी कमी को समझा और फिर किया वापसी का ऐलान। 2023 में भारत ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया। इस बार ISRO ने सिर्फ लैंडर और रोवर भेजे और इस बार लैंडिंग भी सफल रही। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर साफ सुथरी सटीक लैंडिंग की, और वो भी चांद के उस हिस्से पर जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था, चांद का दक्षिणी ध्रुव। इस ऐतिहासिक मिशन के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये हिम्मत, धैर्य और दोबारा उठ खड़े होने की मिसाल थी। ISRO ने दिखा दिया, जो गिरने के बाद फिर से उठता है वही असली विजेता होता है। जब चांद और मंगल जैसे बड़े बड़े मिशनों में भारत ने अपनी पहचान बना ली, तो ISRO ने अब नजरें सूरज की ओर मोड़ ली। हाँ, वही सूरज जो रोज उगता है, उजाला देता है, जीवन देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सूरज के भीतर क्या होता है? वो इतना गर्म क्यों है? उसके आसपास क्या रहस्य छिपे हैं? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए
आईएसआरओ ने 2023 में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया, आदित्य L1 मिशन। आदित्य संस्कृत में सूरज को कहते हैं और L1 का मतलब है लैग्रेंज एक, पॉइंट एक। ये एक खास जगह है जो धरती और सूरज के बीच में स्थित होती है, जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का संतुलन होता है। वहां से सूरज पर लगातार नजर रखी जा सकती है। आईएसआरओ ने आदित्य L1 को यहीं भेजा ताकि वो सूरज की किरणों, सौर हवाओं और कोरोनल मास इजेक्शन जैसी घटनाओं का अध्ययन कर सके। ये सब जानकारियां इसीलिए भी जरूरी हैं क्योंकि सूरज से आने वाली शक्तिशाली ऊर्जा और विकिरण, रेडिएशन का असर हमारे सैटेलाइट्स, बिजली ग्रिड्स और यहां तक कि मोबाइल नेटवर्क पर भी पड़ सकता है। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला ऐसा स्पेस मिशन था जो सूरज के लिए समर्पित था। और खास बात यह रही, इस मिशन को भी भारत ने अपनी तकनीक, अपने वैज्ञानिकों और बेहद कम बजट में पूरा किया। इसने साबित किया कि आईएसआरओ सिर्फ चांद और मंगल तक सीमित नहीं है, उसकी नजर अब ब्रह्मांड के हर रहस्य पर है। भारत अब ब्रह्मांड को समझने वालों की कतार में सबसे आगे खड़ा है। यह मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक संदेश है। जब आपका सपना बड़ा होता है तो आपकी सोच धरती तक सीमित नहीं रहती, वो सूरज तक पहुंच जाती है। अब तक आईएसआरओ ने सैटेलाइट्स चांद, मंगल और सूरज तक तो पहुंच बना ली, लेकिन अब बारी है इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की। जी हाँ, अब आईएसआरओ का अगला सपना है गगनयान मिशन। गगनयान यानी गगन, आकाश और यान, जहाज। एक ऐसा मिशन जो भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल करेगा जो खुद के दम पर इंसान को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। इस मिशन के तहत आईएसआरओ 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में भेजेगा, जहां वे कुछ दिन बिताएंगे, विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाएंगे और फिर सुरक्षित वापस लौटेंगे। यह पूरी तरह से भारत में बना होगा, यानी लॉन्च व्हीकल, स्पेस कैप्सूल, ट्रेनिंग, कंट्रोल, सब कुछ स्वदेशी होगा। इसके लिए भारतीय वायुसेना के पायलट्स को चुना गया है और उन्हें रूस और भारत दोनों जगह खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आईएसआरओ ने मिशन की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। टेस्टिंग, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बेहद बारीकी से किया जा रहा है। लेकिन गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक है। गगनयान के बाद आईएसआरओ का सपना है स्पेस स्टेशन बनाना और भविष्य में चांद पर इंसान भेजना। यहां तक कि दीर्घकालिक ग्रहों की खोज करना आईएसआरओ अब सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं रह गया है, यह बन चुका है एक प्रेरणा जो हर भारतीय को यह यकीन दिलाता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। अंत में एक बात याद रखो, जो कभी चर्च में लैब बनाते थे, जो रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर ले जाते थे, अब वही भारत इंसान को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। सपना वही होता है जो नींद चुराए, और आईएसआरओ ने भारत को सपने देखना नहीं, उन्हें सच करना सिखाया है। आईएसआरओ की यह कहानी सिर्फ रॉकेट्स की नहीं है, यह है सपनों की उड़ान की कहानी। ये उस जुनून की कहानी है जो जमीन से उठकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जा पहुंचा। यह साबित करता है कि अगर इरादे सच्चे हों, मेहनत ईमानदार हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज आईएसआरओ सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि हर उस भारतीय के दिल की धड़कन है जो आसमान से आगे सोचने की हिम्मत रखता है। हमने साइकिल से रॉकेट ले जाने की कहानी से शुरुआत की थी और आज हम इंसानों को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही कहानियां जो दिल को छू जाएं और सोच बदल दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सपने देखते रहिए और उन्हें साकार करने में जुटे रहिए। धन्यवाद।